नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदी नाटक के उद्भव विकास के बारे में। हम लोगों ने इसकी चर्चा भारतेंदु हरिश्चंद्र युग में हिंदी नाटक का कैसे उद्भव और विकास हुआ उस पर चर्चा हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में हिंदी नाटक का क्या स्वरूप रहा, क्या शैली थी और किस तरह से उस समय हिंदी नाटक में कौन कौन लोग योगदान दिए उन पर चर्चा किए। आज हम लोग उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि जयशंकर प्रसाद हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार, उनके समय में किस तरह हिंदी नाटक का स्वरूप था और किस तरह से नाटक का विकास हुआ। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर पीसी टंडन साहब। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप कई पुस्तकों के रचयिता हैं, खास करके जो 2-3 पुस्तकें काफ़ी लोकप्रिय हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। मध्यकालीन कृष्ण काव्य का सौंदर्य शास्त्र और हिंदी साहित्य का इतिहास। और साथ ही डॉक्टर टंडन साहब आप अनुवाद परिषद के निदेशक भी हैं और किस प्रकार हिंदी को आम आदमी के जीवन से जोड़ा जाए और कैसे उस तरह रोजाना के लिए काम में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक हो, इस पर आप काम करते रहते, न केवल देश में बल्कि विदेश में भी कैसे हिंदी का प्रचार प्रसार हो, इस पर आपका काम रहा है। तो निश्चित तौर पे आज आपके द्वारा हिंदी नाटक पर जयशंकर प्रसाद के युग में हिंदी नाटक का क्या स्वरूप था, आज हम लोग को सीखने का मौका मिलेगा। इस उम्मीद के साथ आमंत्रित करता हूँ। जी नमस्कार। जैसा कि अभी अमरेंद्र जी ने बताया, हमने विगत कुछ कार्यक्रमों में हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के विभिन्न चरणों पर चर्चा प्रारंभ की है। आधुनिक हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में नाटक एक महत्वपूर्ण विधा है और बहुत से प्रतिष्ठित नाटककारों ने इस विधा को संपन्न समृद्ध किया है। इसके प्रथम चरण में हमने भारतेंदु युगीन नाट्य साहित्य पर, उस युग के नाटककारों के अवदान पर परिचर्चा की है और देखा कि उन नाटकों की विषय वस्तु क्या रही, उनकी नाट्यकला का स्वरूप क्या था और उद्देश्य क्या था। इसके बाद जो विभाजन होता है उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम महत्वपूर्ण नाम है, जो समाज सुधार काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। द्विवेदी युग को सुधार काल का युग या जागरण का युग भी कहा जाता है। उस युग में बहुत सारे नाटककार हुए। उन्होंने भी नाट्य साहित्य के माध्यम से समाज को न केवल प्रेरित किया, मार्गदर्शन किया, अपितु समकालीन समस्याओं का चिंतन भी किया, मनन भी किया। तो भारतेंदु युग के नाटक की स्थिति, फिर द्विवेदी युग के नाटक की स्थिति, इसके बाद अब हम तीसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं जिसको प्रसाद युगीन नाटक के रूप में जाना और देखा जाता है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है, केवल हिंदी साहित्य का नहीं अपितु भारतीय वाङ्मय का एक बहुत बड़ा नाम है। जयशंकर प्रसाद जो कि मूलतः बनारस के रहने वाले थे, उन्होंने अपने बहुआयामी व्यक्तित्व से एक कवि के रूप में महाकवि बने। कामायनी जैसा, झरना, लहर, आंसू जैसे ग्रंथों का सृजन उन्होंने किया और बहुत ही लंबी कविताएं उन्होंने, पेशोला की प्रतिध्वनि की बात करें या अशोक की चिंता की बात करें, ऐसी बहुत सारी लंबी कविताएं भी उन्होंने लिखी और बहुत महत्वपूर्ण अवदान काव्य के क्षेत्र में उनका रहा है। इसी तरह उपन्यासों के क्षेत्र में भी उन्होंने कंकाल और तितली जैसे बहुत सुंदर उपन्यास लिखे हैं। लेकिन नाटककार के रूप में प्रसाद की एक अलग छवि बनती है। उन्हें, जैसे हम प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहते हैं, कथा साहित्य का सम्राट कहते हैं, ऐसे नाटक का सम्राट अगर कोई हिंदी में है तो वो जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसाद ने अपने से पहले की जो नाट्य परंपरा थी, पारसी रंगमंच या थिएटर की जो नाट्यकला और नाट्य चेतना थी, उसको बदलने की चुनौती स्वीकार की और उन्होंने एकदम दिशा ही बदल दी, प्रस्तुति ही बदल दी, बल्कि इस प्रकार से नाटक को एक नए आयाम दिए कि अतीत की गौरव गाथा, भारत के उस विगत युग को जिसको हम भूल रहे हैं, उसको अपने नाटकों के माध्यम से अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। उसमें बहुत सारे चर्चित परिचर्चित नाटक हैं, बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं, उनकी सराहना हुई, उनका मंचन हुआ। कुछ कठिनाइयाँ उनकी
अभिनेता को लेकर, उनके मंचन को लेकर सामने आती रहीं, लेकिन प्रसाद का दृष्टिकोण बहुत साफ था। वो कहते थे कि रंगमंच के लिए नाटक नहीं होता, अपितु नाटक के अनुकूल रंगमंच का निर्माण होना चाहिए। जैसी अपेक्षा नाटक की हो, रचना की हो, उसी तरह से रंगमंच में समयानुसार ज़रूरत के आधार पर परिवर्तन किए जाने चाहिए, उसे आधुनिक भी बनाया जाना चाहिए और समय समय पर उसमें जो अपेक्षित परिवर्तन है वो किए जाने चाहिए। तो ऐसे महान साहित्यकार जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, समालोचना भी उनकी बहुत अद्भुत है। जो निबंध उन्होंने लिखे हैं किसी भी विषय को लेकर, नाट्य चिंतन भी उनका निबंधों के माध्यम से हमारे सामने आता है, कुछ भूमिकाओं के माध्यम से भी उनका चिंतन हमारे सामने आता है। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे युग में प्रवर्तन का कार्य, नाटक के युग में, जिसको हम प्रसाद युग, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के नाम से किसी काल को, किसी युग को, किसी धारा को पहचाना जाता है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का अवदान कितना बड़ा है। यही जयशंकर प्रसाद हैं जो छायावादी कविता के प्रवर्तक के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिन पर हम चर्चा पहले कार्यक्रमों में कर चुके हैं, और उन्होंने छायावादी काव्य को एक नई दिशा, एक नया आयाम दिया था। तो किस तरह से रोमानी कथा वस्तु को लेकर और ऐतिहासिक कथा वस्तु को लेकर उन्होंने नाटकों को एक नई दिशा दी, इस पर चर्चा आज हम करेंगे। और हम देख सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद जो जिसे हम प्रसाद युगीन नाटक के रूप में जानते हैं, या प्रसाद युग नाटकों का इस रूप में जानते हैं, ऐसे नाट्य सम्राट जयशंकर प्रसाद ने सन 1918 में नाटकों की रचना प्रारंभ कर दी थी, जिसकी चर्चा हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन नाटकों के संदर्भ में की थी। वहाँ उनके करुणालय और राज्यश्री नाम के 2 नाटक उस युग में लिखे गए थे और उनका प्रकाशन मंचन भी हुआ था। तो सन 1918 में प्रसाद जी नाटकों के क्षेत्र में आ गए थे, किंतु प्रसाद जी की आरंभिक नाट्य रचनाएं जो वस्तुतः सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, करुणालय तथा राज्यश्री, ये उनकी प्रारंभिक नाट्य रचनाएं मानी जाती हैं। इनको हम बहुत प्रौढ़ नाट्य रचना के रूप में नहीं देखते, लेकिन फिर भी उस समय के जो पारसी रंगमंच और पारसी थिएटर की जो मूल चेतना थी नाटक की, उससे अलग उन्होंने धीरे धीरे नाटक को एक अलग पहचान, एक अलग दिशा देनी प्रारंभ कर दी थी। नाट्यकला की दृष्टि से भले ही ये जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उतनी प्रौढ़, उतनी संपन्न रचनाएं नहीं थीं, लेकिन प्रसाद के नाटकों को परिपक्वता और प्रौढ़ता क्रमशः मिलती चली गई, और धीरे धीरे इन प्रारंभिक नाटकों के बाद जब वो नाटक क्षेत्र में पूरे तैयारी के साथ उतरे तो वो नाटक बहुत ही मानक नाटक के रूप में, आदर्श नाटक के रूप में, बल्कि हिंदी नाट्य शास्त्र को, हिंदी नाट्य विधा को एक दिशा देने वाले नाटक बनकर वो हमारे सामने आए। ऐसे नाटकों में जो बहुत चर्चित हैं, प्रसिद्ध हैं, विशाख प्रसाद जी का एक बड़ा बेहतरीन नाटक है जो 1921 में लिखा गया। अजात शत्रु 1922 में लिखा गया एक दूसरा दुर्लभ नाटक है। कामना 1923-24 में लिखा गया महत्वपूर्ण नाटक है। और जनमेजय का नाग यज्ञ 1926 में लिखित एक अन्य चर्चित नाटक है। स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया ऐतिहासिक, पूर्णतः ऐतिहासिक नाटक है। इसी तरह एक घूंट 1930 में लिखा गया एक नाटक है। चंद्रगुप्त जो 1931 में लिखा गया, स्कंदगुप्त 1928 में और चंद्रगुप्त 1931 में, यह भी एक दूसरा महत्वपूर्ण नाटक है। और ध्रुव स्वामिनी 1933 में लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है। तो कुल मिलाकर प्रसाद जी के इन नाटकों में जो मूल चेतना दिखाई देती है वो या तो राष्ट्रीय चेतना, ऐतिहासिकता और प्रेम संबंध, रोमानी जो चेतना है उसका दर्शन हम स्पष्ट रूप से इन नाटकों में कर पाते हैं। ध्रुव स्वामिनी इस दृष्टि से थोड़ा अलग सा नाटक है, वो समस्या नाटक भी है और ऐतिहासिक नाटक भी है, उसमें दोनों का अद्भुत सम्मिश्रण प्रसाद जी ने किया है। महान रचनाकार जयशंकर प्रसाद ने अपनी नाट्य रचनाओं से हिंदी नाट्य जगत को विशिष्ट स्तर दिया, एक अलग पहचान दी, अपूर्व गरिमा दी और एक नए आयाम की ओर नाटक को और नाटककार को प्रेरित किया। दरअसल एक
आचार्य कर्म जो नाट्य क्षेत्र में हुआ वो प्रसाद के माध्यम से हुआ। प्रसादोत्तर युग में भी फिर जो नाटक लिखे गए उसमें मोहन राकेश हैं, भीष्म साहनी हैं और बहुत सारे नाम हैं। उन लोगों ने प्रसाद जी के नाट्य संबंधी अवदान से बहुत प्रेरणा ग्रहण की, चाहे वो मंच को लेकर हो, चाहे वो पात्रों की परिकल्पना को लेकर हो, चाहे वो घटनाओं के, क्योंकि प्रसाद जी ने एक और महत्वपूर्ण काम किया था कि ऐतिहासिक विषय, ऐतिहासिक पात्र, ऐतिहासिक घटनाओं को चुना। लेकिन केवल इतना नहीं कि वो अतीत की गौरव गाथा ही गाते रहे, उन्होंने उस अतीत की गौरव गाथा के माध्यम से और अनेक पौराणिक ऐतिहासिक चरित्रों और पात्रों के माध्यम से समकालीन समस्याओं को व्यक्त करने का एक रचनात्मक प्रयास भी करते रहे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटक की आधारशिला तैयार की थी, ये हम सब जानते हैं और उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। जयशंकर प्रसाद ने उस आधारशिला पर एक सशक्त भवन निर्माण का काम किया, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उनका रहा। प्रसाद जी ने हिंदी जगत में साहित्यिक नाटकों के अभाव को दूर किया। दरअसल प्रसाद से पहले साहित्यिक विषयों को लेकर और राष्ट्रीय महत्व की विषय वस्तु को लेकर, कथा वस्तु को लेकर नाटक लिखने की परंपरा प्रसाद से पहले नहीं थी। प्रसाद जी ने उसका सूत्रपात किया। उन्होंने जो अभिरुचि थी पाठकीय और दर्शकीय अभिरुचि, उसको परिष्कृत करने का काम किया। उन्हें गंभीर विषय दिए, सोचने चिंतन मनन करने के अवसर भी प्रदान किए। पारसी नाट्य कंपनियों के कुरुचिपूर्ण और असाहित्यिक नाटकों के समकक्ष, उनके बिल्कुल समानांतर, क्योंकि एक बड़ी चुनौती थी उनके सामने। उस समय का जो जन सामान्य था वो पारसी थिएटर का अनुयायी था, उन्हें उसमें बड़ा आनंद आता था। बड़े भोंडे नृत्य, फूहड़ हास्य, इन सब से उस युग की जो दर्शकीय और पाठकीय मानसिकता थी वो एक तरह से तृप्त हो रही थी। तब प्रसाद ने ऐसे चुनौती भरे अवसर को स्वीकार किया और पाठकीय अभिरुचि को सुरुचिपूर्ण बनाया, साहित्यिक बनाया, सौदेश्य बनाया और हिंदी का एक नया नाट्य संसार खड़ा किया। हम जानते हैं कि ये नाट्यकला की दृष्टि से और सुरुचिपूर्ण नाटकों की दृष्टि से संस्कृत युग हमारे सामने पहले से बहुत आदर्श खड़े कर चुका है, प्रस्तुत कर चुका है। प्रसाद ने उसी संस्कृत युग की नाटकीय और नाट्य संबंधी गरिमा को फिर से अवतरित करने का काम किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित नाट्य परंपरा को प्रसाद जी ने एक तरह से नवजीवन प्रदान किया, उसमें एक नई चेतना, एक नई दिशा भर दी। उस दौर में हिंदी का शौकिया रंगमंच बहुत पॉपुलर था, बहुत लोकप्रिय था और धीरे धीरे वह विकसित भी हो चुका था। लेकिन उस विकास को गति देने का काम और इस प्रकार के उच्च गरिमा से युक्त नाटकों की ओर उन्मुख करने का काम प्रसाद ने किया। जैसे नाटक प्रसाद लिखना जिस प्रकार के नाटक प्रसाद जी लिखना चाहते थे, उनके मंचन के लिए उस समय उस तरह के रंगमंचीय सुविधाओं का अवसर नहीं था, रंगमंच उतना विकसित नहीं था। रंग शिल्प की दृष्टि से, रंग संकेतों की दृष्टि से, साज सज्जा की दृष्टि से, आधुनिक उपकरणों की दृष्टि से वो सारी सुविधाएं प्रसाद के सामने मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर भी प्रसाद ने साहस किया, हिम्मत की और अपने नाटकों में जिस तरह की वस्तु को, पात्रों को, चरित्रों को, घटनाओं को प्रस्तुत किया, उसमें हाथी घोड़े युद्ध आदि के दृश्यों को भी प्रस्तुत किया, उनके अनुकूल मंच तैयार करने या नाट्य कला को अत्याधुनिक बनाने का संदेश भी, संकेत भी प्रसाद जी ने दिया। पारसी रंगमंच की सस्ती जन रुचि प्रसाद को पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि साहित्यकार पाठक और दर्शक की अभिरुचि को विकृत करे, अपितु स्तर विहीन बनाए। वो चाहते थे कि दर्शक साहित्यकार के साथ साथ उन्नयन की ओर बढ़े, वह ऊपर की ओर चले, यानी उसका विकास हो, उसका उन्नयन हो, उसमें उत्कृष्टता का बोध हो, ऐसा होना चाहिए, न कि अभिरुचि को वह नीचे की ओर, निम्न स्तर की ओर ले जाए। परिणामतः जयशंकर प्रसाद ने अपनी कल्पना से, प्रसाद जी अद्भुत कल्पना संपन्न कवि और रचनाकार थे, ये उनके समस्त साहित्य को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं। मानवीकरण
और अद्भुत दृष्टि मानवीकरण की दृष्टि से हम देख सकते हैं उन्होंने इस अलंकार का कैसा रचनात्मक प्रयोग किया है। नवीन और मौलिक साहित्यिक रंगमंच तैयार करने का एक स्वप्न उनका था। वो चाहते थे कि वो जो घिसी पिटी परिपाटी पर रंगमंच चले आ रहे हैं, रामलीला जैसे और इस प्रकार के मंचन और प्रस्तुतियों को देखकर, तो उन्होंने कहा कि एक नया मंच तैयार होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति का रचनात्मक उपयोग किया और फिर उसकी पृष्ठभूमि में नाटक लिखने प्रारंभ किए। उनके मन पटल पर जो मंच था उसको ध्यान में रखकर उन्होंने नाटकों की प्रस्तुति की। प्रसाद जी अपने रंगमंच को रविंद्रनाथ ठाकुर की तरह वैसा ही व्यावहारिक बनाना चाहते थे, हालांकि उतना व्यावहारिक वो बना नहीं पाए। वो चाहते थे कि उसी तरह की आधुनिकता और उसी तरह की समकालीन उपादेयता वो रंगमंच को दे सकें। यही कारण है कि प्रसाद जी के नाटकों की अभिनयता को या मंचन को लेकर अंतिम दौर तक विवाद बना रहा। बहुत से समालोचकों ने, चिंतकों ने यह आक्षेप लगाए कि प्रसाद के नाटक रंगमंच के अनुकूल नहीं है, माने उसमें बहुत सारी बाधाएं, व्यवधान आते हैं। हो सकता है किसी सीमा तक ये बात ठीक भी हो कि कुछ चुनौतियां आती हों, लेकिन इतने आधुनिक और उत्तर आधुनिक समाज में आकर हम इस तरह की बात सोचें कि नाटक रंगमंच के अनुकूल इसलिए नहीं है क्योंकि रंगमंच में ये चीज़ें संभव नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बात उतनी तार्किक और उतनी प्रासंगिक आज है। आज हम तकनीकी दृष्टि से जितना आगे बढ़ गए हैं, उनको हम, चाहे वो सिनेमाई जगत हो, चाहे नाटक का जगत हो या तकनीक का विकास हो, इन सब दृष्टियों से वो सब कुछ संभव हो सकता है। उत्कृष्ट नाटकों का सफल मंचन वैसा जैसा प्रसाद चाहते थे भले ही न हो सका हो, लेकिन प्रसाद ने उस दिशा में सोचने के लिए बाध्य किया और एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि जो नहीं है कम से कम उसके विषय में सोचना चाहिए और फिर उसको कैसे प्राप्त किया जाए, वहां कैसे पहुंच सकें, इस पर काम करना चाहिए। प्रसाद ने इस युग में कुल 9 नाटक अपने मौलिक रूप से लिखे। इनमें से 7 विशुद्ध ऐतिहासिक नाटक थे। इन ऐतिहासिक नाटकों में जिनकी चर्चा हम करते हैं, जिनका उल्लेख मैंने किया, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये विशुद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं। और इनका उल्लेख, क्योंकि ये बहुत पढ़े जाते हैं, सराहे जाते हैं, पाठ्यक्रमों में भी शामिल हैं, न जाने कितनी शोध इन ऐतिहासिक नाटकों पर हो चुकी है और अभी भी लगातार चल रही है। सन 1915 में लिखित एवं प्रदर्शित नाटक राज्यश्री को प्रसाद ने पहली बार जब प्रकाशित हुआ तो वह सन 1915 का समय है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग है। उस नाटक में प्रसाद जी जिस तरह से संतुष्ट होना चाहिए था नहीं हो पाए। बाद में उन्होंने फिर से उस नाटक को पुनर्लेखन करते हुए, पुनर्प्रस्तुति करते हुए उसमें कुछ पात्रों का समावेश किया, कुछ घटनाओं और दृश्यों को बदला। इस तरह 1937 में उन्होंने इस राज्यश्री नाम के नाटक को फिर से प्रस्तुत किया। वो एक नए रूप, नए स्वरूप, नए आकार में हमारे सामने आया और निश्चित रूप से जो कमियां रह गई थीं उनको उन्होंने दूर किया। महान नाटककार प्रसाद मूलतः ऐतिहासिक नाटककार हैं। अपने नाटकों के माध्यम से अतीत का गौरवगान निरंतर करते रहे हैं। रोमानी प्रकृति के कवि जयशंकर प्रसाद, ये देखिए, इतिहास नाटकों में और रोमानियत कविता में। रोमानी प्रकृति के कवि जयशंकर प्रसाद नाटकों में आकर राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय गौरव को केंद्रीय विषय बनाते हैं। उनको लगता है कि भारत की जो ऐतिहासिक छवि है, ऐतिहासिक गरिमा है और उसका जो सांस्कृतिक महत्व है वह विश्व के सामने आना चाहिए। प्रसाद जी पौराणिक युग की गाथा जन्मेजय का नाग यज्ञ से चलकर, यानी पौराणिक युग से चलकर, जो कि उनका जन्मेजय का नाग यज्ञ है, उसकी कथा वस्तु पुराणों से ली गई है, हर्षवर्धन युग तक यानी राज्यश्री नाटक तक, ये पूरी यात्रा प्रसाद जी तय करते हैं और इसमें भारतीय इतिहास की गौरवमयी झांकी का क्रमशः हम विकास होते हुए देख सकते हैं। भारतीय संस्कृति की समृद्ध शक्ति और औदात्य, भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध थी, कितनी शक्तिवान थी और कितनी उदात्त थी, उसका जो वैभव था वह अद्भुत था। और उसके प्रति जो विश्व का नतमस्तक होना
दिखाई देता है, उसकी ओर संकेत करते हुए प्रसाद ने अपने नाटकों में इन तीनों केंद्रीय विषयों को ध्यान में रखते हुए समाहित किया। सुंदर चित्रण रचनाकारों ने, अन्य रचनाकारों ने जिस तरह से नहीं किया, नहीं कर पाए, प्रसाद ने उसे बखूबी चित्रित किया। शील, शक्ति और सौंदर्य, ये तीनों का समन्वय, अद्भुत त्रिवेणी, यह भी प्रसाद के नाटकों में हमें साफ दिखाई देती है। प्रसाद जी ने इतिहास के अनेक प्रसिद्ध पात्रों को नवजीवन दिया, पुनर्जीवित कर दिया। बल्कि अगर हम कहें कि प्रसाद इन ऐतिहासिक घटनाओं, चरित्रों के पुनर्आख्याता बनकर हमारे सामने आए, उनकी नई व्याख्या हमारे सामने की और एक प्रकार से समाज को, राष्ट्र को प्रेरणा देने का रचनात्मक काम उन्होंने किया कि ये जो ऐतिहासिक पात्र हैं जिनको हम भूलते जा रहे हैं, उनको हमें याद करना चाहिए। ऐसी छवि दी जैसे गौतम बुद्ध को उन्होंने फिर से प्रतिष्ठित किया, चाणक्य को, चंद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, राजश्री के माध्यम से, ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से, ऐसे अनेक ऐतिहासिक पात्र जो प्रसाद जी के नाटकों में आए, कहीं नायक बनकर, कहीं नायिका बनकर, कहीं सहनायक बनकर। चाणक्य को उन्होंने एक नई छवि, एक नई पहचान प्रदान की। तो ये प्रसाद के व्यक्तित्व की और उनके रचना संसार की एक उल्लेखनीय विशेषता है कि वो अतीत की गौरव गाथा को केवल बखान करते हुए नहीं चलते, अपितु उन्हें प्रेरक रूप में समाज के पाठक के सामने, दर्शक के सामने रखते चलते हैं। प्रसाद ने केवल भारतीय संस्कृति का निपट गौरवगान मात्र ऐसा नहीं किया, अपितु प्राचीन पात्रों और घटनाओं के माध्यम से आज की समस्याएं, यानी उस युग की समस्याएं, जो समस्याएं प्रासंगिक थीं, उस प्रासंगिक या उस चर्चा परिचर्चा में रही चुनौतियों और समस्याओं को उन्होंने अपनी नाटकों की कथाओं से, पात्रों से जोड़कर उजागर करने का और उनका समाधान खोजने का भी यथासंभव प्रयास किया। ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक को प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक भी बनाया, लेकिन साथ साथ समस्यात्मक नाटक भी बनाया। कुछ समस्याएं थीं समाज की, उनको इस नाटक से जोड़कर उन्होंने पाठकों के सामने या हिंदी जगत के सामने रखा। प्रसाद ने संस्कृत नाटकों की गौरवमयी परंपरा को अपनाया। एक तरफ संस्कृत के नाटकों की बड़ी गौरवशाली परंपरा हमारे पास है, उनमें एक से एक बड़े नाटककार की चर्चा हम कर सकते हैं। कालिदास को कौन भूल सकता है, भास कवि को कौन भूल सकता है, ऐसे बहुत सारे नाटककार हैं। दूसरी तरफ अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटक और नाटककारों का भी उन्होंने अध्ययन किया, उनको देखा, चिंतन मनन किया। और समकालीन बंगला नाटककार, जिनमें विशेष रूप से द्विजेंद्र लाल राय का नाम उल्लेखनीय है, उनके नाटकों का, उनकी नाट्य कला का भी उन्होंने अध्ययन किया और उन सबसे प्रेरणा ली। तो जहाँ से जो बेहतर प्रसाद को दिखाई दिया, उसको उन्होंने ग्रहण भी किया और अपनी नाट्य कला से जोड़ दिया। प्रसाद के नाटकों की वस्तु योजना, नाट्य परिकल्पना, रस सृष्टि, ये सब कुछ संस्कृत नाटकों से प्रेरित है। क्यों? क्योंकि वो उदात्त रूप, वो औदात्य जो वस्तुतः प्रसाद के नाटकों में इन दृष्टियों से दिखाई देता है, वो संस्कृत से ही आया है, उसका प्रभाव प्रसाद पर है। कथा वस्तु में संघर्ष का समायोजन, अंकों के दृश्यों में विभक्त करने की कला और वस्तु संगठन या पात्रों की सृष्टि, ये सब कुछ प्रसाद के नाटकों में काफी हद तक शेक्सपियर के या अंग्रेजी के दूसरे नाटककारों की नाट्य कला से प्रेरित होकर यहाँ पर आया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रसाद के जो नाट्य साहित्य है, वो एक समग्र दृष्टि को सामने रखकर चलता है। कुछ बंगला से अच्छा मिला, कुछ अंग्रेजी से अच्छा मिला, कुछ संस्कृत से अच्छा मिला और उनको ले लिया उन्होंने। प्रसाद ने इब्सन और बर्नार्ड शॉ का प्रभाव भी कहीं कहीं ग्रहण किया है और ध्रुव स्वामिनी नाटक में इसे हम स्पष्ट देख सकते हैं। इब्सन और बर्नार्ड शॉ के नाटकों की चर्चा विश्व में बार बार होती है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों प्रसाद के ऐसे नाटक हैं जिसमें हम प्रसाद के नाट्य कला के कलात्मक उत्कर्ष को देख सकते हैं। यानी उनकी नाट्य कला अगर उत्कर्ष पर दिखाई देती है तो इन तीन नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, और वस्तुतः इन तीनों का मंचन भी बहुत सफल मंचन हुआ है। इधर जो नए निर्देशक हैं, उन्होंने इन नाटकों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर बहुत ही प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया है और समय समय पर यह मंचन होता रहता है। प्रसाद भारत की पराधीनता से अत्यधिक आहत थे और वो चाहते थे कि पराधीनता के विरुद्ध भारतीय मनस्पटल को, मन को, मानसिकता को या भारतीय मानव को तैयार किया जाए।
इसलिए उन्होंने अपने नाटकों में यह चेतना, यह प्रेरणा भी शामिल की। प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में हम देख सकते हैं कि वह हिंदी नाट्य जगत की एक उत्कृष्ट, उल्लेखनीय और बहुत ही प्रसिद्ध रचना के रूप में हमारे सामने आती है। तलाक और पुनर्विवाह की समस्या, इसको भी प्रसाद ने अपने नाटकों में बखूबी उठाया। ध्रुव स्वामिनी इसका सशक्त उदाहरण है। हालांकि अन्य उस समकालीन, प्रसाद के जो समकालीन नाटककार हैं, उनके नाटकों में ये दोनों ज्वलन समस्याएं कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रसाद ने समाज को देखा, सामाजिक विद्रूपताओं को देखा और उस मनोविज्ञान को समझते हुए ध्रुव स्वामिनी में इस समस्या को भी उठाया। कामना नाटक प्रसाद का मनोविकारों को प्रतीक रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत करने का एक नया प्रयोग है, इसलिए कामना नाटक की चर्चा अलग से नाट्य जगत में की जाती है। किस तरह से मनोभावों को, मनोविकारों को प्रतीकात्मक रूप में चित्रित किया जा सकता है, यह प्रसाद की एक तरह से प्रतिभा है और नाट्य कला है कि उन्होंने ऐसा करके दिखाया और इसको सराहा भी गया। प्रसाद जी, अगर बहुत सीधे शब्दों में यह कहा जाए कि प्रयोगधर्मी नाटककार भी थे तो संभवतः गलत नहीं होगा। उन्होंने नए नए प्रयोग किए और नाटककारों के सामने कुछ आदर्श स्थापित किए। प्रसाद युगीन नाटककारों में अन्य अनेक नाटककार भी हैं जो प्रसाद के साथ खड़े हुए नाट्य रचना कर रहे थे, उनका नाम भी हम विशेष रूप से ले सकते हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि हरिकृष्ण प्रेमी एक बड़े नाटककार के रूप में हमारे सामने आए। हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर उन्होंने जो काम अपने नाटकों के माध्यम से किया, उसकी चर्चा तब भी वैसी ही थी और आज भी उसी तरह है। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों में एक तो स्वर्ण विहान नाम का नाटक है जो सन 1930 में प्रकाशित हुआ। रक्षाबंधन 1934 में हमारे सामने आया। पाताल विजय 1936 में लिखा गया नाटक है। प्रतिशोध 1937 का नाटक है और इसी प्रकार शिवा साधना भी 1937 का नाटक है। तो हरिकृष्ण प्रेमी ने इस प्रकार के नाटकों के सृजन से गीति नाटक को और गद्य नाटक को नाट्य जगत में एक स्थान देने की कोशिश की, उनका अवतरण कराया। और प्रसाद जी की तरह प्रेमी जी ने बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक भी लिखे। उनका भी रुझान प्रसाद से प्रेरित होकर इतिहास सम्मत नाटकों की ओर हुआ। प्रेमी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का जो कार्य अपने नाटकों के माध्यम से किया, संभवतः दूसरे नाटककार वो नहीं कर पाए। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक राष्ट्रीयता, देश प्रेम की भावना और सामाजिक समस्याओं को उजागर करने की चेतना से ओतप्रोत हैं। इसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम आता है जो प्रसाद युग के ही दूसरे बड़े नाटककार हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो हैं वह वस्तुतः अशोक नाटक जो उन्होंने 1927 में लिखा था, ऐतिहासिक नाटक है। सन्यासी नाटक जो उन्होंने 1929 में लिखा था। मुक्ति का रहस्य 1932 में लिखा गया नाटक है। राक्षस का मंदिर भी 1932 का ही लिखित नाटक है। राजयोग 1934 में लिखा गया नाटक है। सिंदूर की होली 1934 का नाटक है और इसी तरह आधी रात भी 1934 का नाटक है। ऐसे अनेक नाटकों का सृजन लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किया और उन्होंने भी अपने नाटकों के माध्यम से एक काम किया, प्रसाद से अलग थोड़ी अपनी नाट्य दिशा बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी मौलिकता को नाट्य साहित्य में, नाट्य क्षेत्र में लेखन और मंचन की दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उसकी सराहना भी हुई। मिश्र जी ने हिंदी नाट्य साहित्य को एक नया मोड़ देते हुए कुछ कथा वस्तु के परिवर्तन की ओर भी बल दिया। वो चाहते थे कि वही इतिहास सम्मत, या बल्कि एक आध जगह उन्होंने थोड़ी कटु टिप्पणी भी कर दी कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम ही केवल नहीं होना चाहिए। प्रसाद जी के नाट्य साहित्य पर प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने एक स्थान पर लिखा भी है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य का वांछनीय नहीं है। लेकिन मैं ये भी आपको उल्लेख करूं कि लक्ष्मीनारायण मिश्र ने यह टिप्पणी तो की, लेकिन स्वयं उन्होंने फिर ऐतिहासिक नाटक भी लिखे। उन्हें लगा कि इसके बिना शायद पहचान नहीं बन पा रही। हालांकि मिश्र जी ने कुछ दूसरे विषयों को लेकर, कुछ दूसरी वस्तु को लेकर भी नाटक लिखे। लक्ष्मीनारायण मिश्र ने आगे चलकर अशोक नाटक लिखा जो ऐतिहासिक नाट्य परंपरा का ही नाटक है और प्रसाद का अनुसरण इसमें दिखाई देता है। मिश्र जी के सन्यासी नाटक ने
हिंदी नाटक के विषय शिल्प और नाट्यकला इनको बदलने का काम किया। राष्ट्र और संस्कृति की गौरव गाथा का बोध इस नाटक की मुख्य प्रेरणा बनती चली गई। समकालीन समाज में नारी की स्थिति को मिश्र जी ने अपने नाटकों के माध्यम से उठाया। ये एक नई सोच थी, नई वस्तु थी, और इसीलिए उस नारी संबंधी तमाम समस्याओं को, तमाम चुनौतियों को मिश्र जी ने बखूबी अपने नाटकों में, अपनी कथा वस्तु में पिरोने की कोशिश की। स्त्री शिक्षा का प्रचार, नारी स्वातंत्र्य आंदोलन, नवीन जीवन दर्शन, ऐसे कई विषय मिश्र जी ने अपने नाटकों में घटनाओं और पात्रों के माध्यम से उकेरे, उठाए और उन्हें पाठकों ने, दर्शकों ने सराहा। प्रेम, विवाह, प्रणय और दाम्पत्य, काम और नैतिकता, ऐसी कई समस्याओं को भी जो उस युग में उजागर हो रही थी, नाटककार मिश्र जी ने अपनी रचनाओं में पिरोया। प्रसाद जी अपने नाटकों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के पक्षधर रहे, तो मिश्र जी अपने नाटकों में बौद्धिकतावादी प्रवृत्ति के पक्षधर हो गए। उन्होंने बौद्धिकता पर पात्रों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से बल विशेष रूप से दिया, जबकि प्रसाद स्वच्छंदतावादी चेतना के नाटककार और कवि या लेखक रचनाकार रहे। मुक्ति का रहस्य नाटक में मिश्र जी पश्चिम के उन्मुक्त प्रेम पर आधारित और भारतीय दाम्पत्य जीवन की जो स्थितियां हैं, उन दोनों की तुलना करते हुए भारतीय दाम्पत्य जीवन के विधान को विजयी दिखाने का प्रयास करते हैं। एक इसका मतलब है कि जो संस्कार है वह मिश्र जी अपने नाटकों के माध्यम से भारतीयता का ही देना चाहते हैं। वह जो पाश्चात्य संस्कृति की चमक दमक है, वह जो भटकाव है, अंततः वो दिखाते हैं कि नहीं, भारतीय दाम्पत्य जीवन ही बेहतर है, श्रेष्ठ है। सिंदूर की होली में विधवा विवाह और नारी उद्धार, नारी की तमाम समस्याएं थी, चुनौतियां थी, और बाल विवाह है या विधवा विवाह है, इस तरह की तमाम समस्याओं को उन्होंने उठाया और विधवा विवाह की प्रतिष्ठा की। वो चाहते थे कि समाज में ये परिवर्तन आना चाहिए। सह शिक्षा का विरोध और आधुनिक शिक्षा के प्रति आक्रोश, वो जिसको हम कोएड एजुकेशन कहते हैं, सह शिक्षा के पक्षधर नहीं थे। वो चाहते थे कि नहीं, लड़कियों की शिक्षा अलग होनी चाहिए और लड़कों की अलग होनी चाहिए। और आधुनिक शिक्षा के नाम पर जो पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा पद्धति हम पर थोपी जा रही थी, आरोपित हो रही थी, उसका भी विरोध वो कहीं ना कहीं कर रहे थे। और इसी दृष्टि से उन्हें परंपरावादी नाट्य विशेषज्ञ भी या साहित्यकार भी कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने मिश्र जी के विषय में एक टिप्पणी की है। वो लिखते हैं, कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता की सिफारिश है तो कहीं व्यक्ति को विश्व में लय कर देने की सिफारिश है। दोनों ही बातें हैं। कभी तो उन्हें लगता है कि वो विश्व की समग्रता को भी अपनाना चाहते हैं, और कहीं लगता है कि वो भारतीयता को ही सर्वश्रेष्ठ बनाना या बताना चाहते हैं। मिश्र जी के सभी नाटक, एक और चमत्कार आप देख सकते हैं कि जो संस्कृत की नाट्यशास्त्रीय परंपरा थी या काव्यशास्त्र की दृष्टि से नाट्य चिंतन था, उसमें थोड़ा उन्होंने परिवर्तन करते हुए और एक दृढ़ माने सिद्धांत बनाकर वो चलते रहे। तो उन्होंने क्या किया कि सभी नाटकों में केवल 3 अंक रखे, न कहीं 2 अंक, न 4 या 5 अंक, ऐसा नहीं, केवल 3 अंक रखे। वे अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं करते, जबकि अन्य नाटककार ऐसा करते हैं। प्रसाद आदि दूसरे नाटककारों ने किया। इस तरह के नाट्यशास्त्रीय मौलिक और क्रांतिकारी प्रयोग तथा अपनी दृष्टि से किए गए परिवर्तन वो पूरे अधिकार के साथ मिश्र जी करते चले गए। उन्होंने चिंता नहीं की कि इस विषय को लेकर कोई आलोचना समालोचना होगी या विचार विमर्श होगा। प्रसाद युग के अन्य नाटककारों में, जो प्रसाद जी का युग था, उसमें जैसा कि अभी हमने देखा, हरिकृष्ण प्रेमी थे, लक्ष्मी नारायण मिश्र थे, जयशंकर प्रसाद उसके प्रवर्तक थे। ये 3 तो प्रमुख नाटककार थे ही, लेकिन अन्य बहुत से नाटककार हैं जो अपने नाटकों के कारण, नाट्य रचनाओं के कारण, उनके मंचन के कारण वो बहुत ख्याति लब्ध हुए। उनकी भी चर्चा परिचर्चा हुई। ये अलग बात है कि प्रसाद से अगर हम तुलना करें तो संभवतः वो तुलना उपयुक्त नहीं होगी, लेकिन इन नाटककारों का भी नाटक के विकास में, नाटक की विषय वस्तु को नए आयाम, नई दिशाएं देने में उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो उनको भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। ऐसे नाटककारों पर भी थोड़ी दृष्टि हम डाल लें और उनकी नाट्य रचनाओं का भी हम जानकारी हासिल करें, वो क्या है। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है अंबिका दत्त त्रिपाठी का, जिन्होंने सी ए स्वयंवर नाम का एक नाटक लिखा। ये 1918 में
सीता स्वयंवर को सीय स्वयंवर नाम से उन्होंने प्रस्तुत किया। हम देख सकते हैं कि इन नाटकों में इन नाटककारों ने पुराण को, इतिहास को, समकालीन समस्याओं को और व्यंग्य को, तमाम तरह के महत्वपूर्ण वस्तु के विषय बनाते हुए आगे बढ़ाया। रामचरित उपाध्याय एक दूसरे नाटककार हैं जिन्होंने देवी द्रौपदी नाम का एक नाटक लिखा और 1921 में। यह भी संकेत मिलता है कि जैसे पहले सीता स्वयंवर था तो यहाँ ये रामचरित उपाध्याय का देवी द्रौपदी, तो द्रौपदी जो है वो महाभारत की पात्र हैं। देवी द्रौपदी के विषय में उस कथा वस्तु की बनावट करते हुए, उसका ताना बाना बुनते हुए उन्होंने समस्याओं को उठाया। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों के माध्यम से अपने दर्शकों और पाठकों को ये नाटककार कुछ देना चाहते थे, कुछ प्रेरणा देना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे। तो ये देवी द्रौपदी नाटक भी बहुत अच्छा सराहनीय नाटक रहा। रामनरेश त्रिपाठी बहुत हिंदी के चर्चित साहित्यकार हैं। उन्होंने सुभद्रा नाम से 1924 में तथा जयंत नाम से 1934 में ये दो नाटक लिखे और दोनों नाटक बहुत महत्वपूर्ण नाटक के रूप में हमारे सामने आए। गंगा प्रसाद अरोड़ा ने सावित्री सत्यवान नाम का एक नाटक लिखा 1925 में। फिर से देखिए, सती सावित्री और सत्यवान की कथा को ध्यान में रखकर उन्होंने जो नाट्य जगत का जो दर्शक है, पाठक है, उसके सामने नई प्रेरणा रखी। गौरीशंकर प्रसाद ने अजामिल चरित को हमारे सामने 1926 में रखा। परिपूर्णानंद वर्मा ने वीर अभिमन्यु नाटक लिखा जो 1926 में आया। यहाँ पर अभिमन्यु फिर से महाभारत के पात्र हमारे सामने आए और उसकी वीरता का, उसके यश और कीर्ति का, उसके बलिदान और त्याग का ये सारा चित्रण उसमें किया गया। वियोगी हरि एक बड़े साहित्यकार हैं। उन्होंने छद्म योगिनी नाम से 1928 में एक नाटक लिखा। प्रबुद्ध यामुन अथवा उसी का दूसरा नाम है यामुनाचार्य चरित जो 1929 में लिखे गए। ये दोनों नाटक भी वियोगी हरि की नाट्यकला के परिचायक हैं। वियोगी हरि जी ब्रजभाषा के बहुत अच्छे कवि भी रहे हैं। उन्होंने माने तुलसी की तमाम ऐसी महत्वपूर्ण रचनाओं की टीका भी बहुत सुंदर की है। और वियोगी हरि बहुत अच्छे कवि के रूप में, रचनाकार के रूप में, गद्यकार के रूप में, समालोचक के रूप में हम उनको देख चुके हैं। तो नाटकों के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। गोकुलचंद वर्मा ने जयद्रथ वध नाम का 1929 में एक नाटक लिखा। हम जानते हैं जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त का भी एक सुंदर काव्य है। तो ये नाट्य रचना जयद्रथ वध ये गोकुलचंद वर्मा जी ने 1929 में लिखी। फिर से हम देख रहे हैं कि इतिहास और पुराण के घटनाएं और चरित्र और पात्र वो सारे इनमें आ रहे हैं। कैलाशनाथ भटनागर ने भीष्म प्रतिज्ञा नाम का एक नाटक 1934 में लिखा। यहाँ पर भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को लेकर कथा वस्तु की बुनावट हुई। तो कहीं ना कहीं महाभारत, कहीं ना कहीं राम कथा, कृष्ण कथा, ये तमाम जो पौराणिक ऐतिहासिक संदर्भ हैं ये इन नाटकों में आते रहे। इसी तरह लक्ष्मी नारायण गर्ग ने कृष्णावतार नाम का एक नाटक 1934 में प्रस्तुत किया। आप देख सकते हैं कि 1934 में लिखा गया यह नाटक वस्तुतः बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक था। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का तुलसीदास नाम का नाटक 1934 में अब यहाँ तुलसीदास जो एक बड़े हिंदी के रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनको केंद्र में रखकर नाटक लिखा गया। बाद में हम जानते हैं कि तुलसीदास को और सूरदास को केंद्र में रखकर अमृतलाल नागर ने उपन्यास भी लिखे, खंजन नयन लिखा, या तुलसी को ध्यान में रखकर उन्होंने दूसरा ये सूरदास को खंजन नयन नाटक जो है उनके जीवन और चरित्र को ध्यान में रखकर उन्होंने लिखा। तो ये जो परिपाटी थी इसकी शुरुआत हम वहाँ देख चुके थे। निराला ने भी तुलसीदास पर बहुत सुंदर प्रस्तुति की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाम का एक नाटक सन 1936 में प्रकाशित हुआ। सेठ गोविंदास कृत कर्तव्य नाम का नाटक और रुक्मिणी परिणय, ये दोनों नाटक 1936-37 में हमारे सामने आए। सेठ गोविंदास भी बहुत बड़े नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कई एकांकी, बहुत सुंदर एकांकी भी लिखे, नाटक भी लिखे। तो ये वो सारे नाटककार हैं जो प्रेरित तो हैं प्रसाद से, क्योंकि प्रसाद प्रवर्तक हैं उस युग के, और जो अन्य बड़े नाटककार हैं जिसमें हरिकृष्ण प्रेमी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, उनकी भी प्रेरणा कहीं ना कहीं इन नाटकों के सामने, नाटककारों के सामने रही है। किशोरीदास वाजपेयी ने सुदामा नाम का एक नाटक लिखा जो वस्तुतः बहुत सराहा गया
उसकी स्वीकृति हुई, मंचन भी हुआ। तो ये सारे मंचन के योग्य तैयार किए गए नाटक नाट्य जगत में एक उल्लेखनीय स्थान अपना बना पाए। ये प्रसाद युग की एक बड़ी देन है। अनेक नाटक पौराणिक चरित्रों को आधार बनाकर लिखे इसलिए भी गए ताकि उन चरित्रों से हम जन सामान्य को जो उद्देश्य सामने रखकर संदेश देना चाहते हैं वो दे सकें, और हम बताएं कि हमारे इन पात्रों से, इन घटनाओं से हमें क्या सीखना चाहिए, क्या है जो त्याज्य है जिसको छोड़ना चाहिए। पुरानी अगर दकियानूसी कुछ बातें हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। कहीं अगर आधुनिकता हमारे जीवन विकास और विकास शैली में सहायक है तो उसे अपनाना चाहिए। राम, कृष्ण, प्रहलाद, सुदामा ऐसे कई पौराणिक चरित्र हैं जिनको हम आदर्श चरित्र मानते हैं, जिनका हम अनुसरण करते और करते रहना चाहते हैं, उनको आधार बनाया और बहुत सुंदर नाट्य रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने भी महात्मा ईसा नाम से एक नाटक लिखा। महात्मा ईसा, उन्होंने ईसा मसीह को बिल्कुल भारतीय परिवेश में ढालकर और प्रेरणा का एक स्तंभ बनाकर, एक प्रेरक प्रतीक बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया और उसकी भी सराहना की गई। इसी क्रम में गणेश दत्त इंद्र एक नाटककार हैं, उन्होंने महाराणा संग्राम सिंह नाम का एक नाटक लिखा जो सन 1921 में हमारे सामने आया। महाराणा संग्राम सिंह। भंवरलाल सोनी ने वीर कुमार छत्रसाल नाम का एक नाटक लिखा जो 1923 में हमारे सामने आया। छत्रसाल पर भूषण ने भी, हम जानते हैं कि बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। चंद्रराज भंडारी कृत सम्राट अशोक 1923 में लिखा गया एक नाटक है। प्रेमचंद का करबला नाटक भी इसी युग में हमारे सामने आया। इसका रचनाकाल 1928 है। प्रेमचंद बहुत बड़े उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। मानसरोवर नाम से उनके कहानी संग्रहों के 8 खंड हमें मिलते हैं और न जाने कितने उपन्यास, एक से एक बेहतर उपन्यास प्रेमचंद ने लिखे हैं। गोदान जैसे उपन्यास के कारण प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। तो वो नाटक के क्षेत्र में भी प्रेमचंद उतरे और उन्होंने करबला नाम का एक नाटक 1928 में लिखा। प्रेमचंद ने अनुवाद भी किए, प्रेमचंद ने उर्दू में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, नाट्य साहित्य पर भी लिखा, कुछ समालोचनात्मक बातें भी उन्होंने लिखी। ज्ञानचंद्र शास्त्री ने जयश्री नाम का एक नाटक 1924 में लिखा। बद्रीनाथ भट्ट ने दुर्गावती और चंद्रगुप्त नाम से 1925 और 1928 में क्रमशः ये 2 नाटक लिखे। हम देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त नाम से या अशोक नाम से नाटक अनेक नाटककारों ने अलग अलग समय में लिखे हैं और वो सराहे गए हैं। प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाम से जो नाटक लिखा वो एक मील का पत्थर माना जाता है, लेकिन दूसरे नाटककारों ने भी चंद्रगुप्त नाम से जो नाटक लिखे हैं वो प्रशंसनीय है। बद्रीनाथ भट्ट का दुर्गावती और चंद्रगुप्त, और इसके बाद दशरथ ओझा ने भी चित्तौड़ की देवी और प्रियदर्शी सम्राट अशोक नाम से क्रमशः 1928 और 1935 में ये 2 नाटक लिखे। दशरथ ओझा दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में पढ़ाते थे और अच्छे नाटक के समालोचक भी थे। उनका नाटक पर बहुत अच्छा आलोचनात्मक शोधपरक कार्य है, लेकिन वो नाटककार भी थे और नाटककार ही नाटक का अच्छा समालोचक भी हो सकता है। अगर नाटक विषय की विधिवत उतनी तकनीकी समझ नहीं है, लेखन का अनुभव अभ्यास नहीं है, तो सामान्यतः या प्रदर्शन का मान लो अनुभव हो तो वो एक अच्छा समालोचक नाटक का हो सकता है, लेकिन बिना उसके नाटक की विशेषज्ञता सामान्यतः नहीं हो पाती। तो दशरथ ओझा ने चित्तौड़ की देवी और प्रियदर्शी सम्राट अशोक नाम से 2 बड़े सुंदर नाटक लिखे। दोनों ऐतिहासिक नाटक थे और उनका भी मंचन समय समय पर होता रहा। जगन्नाथ शरण ने कुरुक्षेत्र नाम से एक नाटक सन 1928 में लिखा और यह भी बार बार प्रदर्शित हुआ, सराहना उसकी हुई। कुरुक्षेत्र भी हम जानते हैं कि वो महाभारत के घटनाक्रम को ध्यान में रखकर लिखा गया ही नाटक था। इस तरह नत्थीमल उपाध्याय बेचैन नाम से अत्याचारी औरंगजेब, ये एक दूसरी तरह की चेतना को ध्यान में रखकर कि औरंगजेब ने किस तरह से भारतीय समाज पर, भारतीय जन सामान्य पर, भारतीय संस्कृति पर किस प्रकार के आक्रमण किए, किस प्रकार के अत्याचार किए, किस प्रकार के कर लगाए, उन सब को ध्यान में रखकर उन्होंने अत्याचारी औरंगजेब नाम से 1929 में एक नाटक लिखा था। चतुर्सेन शास्त्री ने उत्सर्ग नाम से एक नाटक 1929 में, अमर राठौर नाम से 1983 में लिखा था। उदय शंकर भट्ट ने विक्रमादित्य नाम से एक ऐतिहासिक नाटक 1929 में लिखा।
धनीराम ने वीरांगना पन्ना नाम से एक नाटक लिखा और उमाशंकर शर्मा ने महाराणा प्रताप जैसे ऐतिहासिक नाटक लिखे। तो बहुत सारे ऐसे नाटक जिनमें पुरा कथाओं को, पुरा पात्रों को, पुरा घटनाओं को उकेरा गया, ऐसे चरित्रों को हमारे सामने रखा गया जिनके माध्यम से समकालीन समस्याओं की समझ पैदा की जा सके, वह भी किया गया। लेकिन ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों की कथा वस्तु के साथ साथ कुछ सामाजिक नाटकों का भी सृजन इस युग में हुआ, क्योंकि नाटककार भी साहित्यकार होता है और साहित्यकार समाज का अध्ययन करता है, उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है और जिस रचना से वो उसे प्रस्तुत करता है वह साहित्य का दर्पण बनती चली जाती है। विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक ने अत्याचार का परिणाम और हिंदू विधवा नाम से ये दो नाटक लिखे 1921 और 1935 में। प्रेमचंद ने संग्राम नाम से 1922 में नाटक लिखा। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने कृषक दुर्दशा नाम से एक नाटक लिखा, किसानों की बेहाली उसमें दिखाई गई। सुदर्शन ने अंजना, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और भाग्यचक्र नाम से 3 नाटक लिखे और समाज की तमाम समस्याओं और विद्रूपताओं को उकेरा गया। गोविंद वल्लभ पंत ने कंजूस की खोपड़ी और अंगूर की बेटी जैसे 2 नाटक लिखे और समाज की दूसरी समस्याओं को उजागर किया। इसी तरह केदारनाथ बजाज ने बिलखती विधवा, जमुना दास मेहरा ने हिंदू कन्या, बलदेव प्रसाद मिश्र ने विचित्र विवाह, समाज सेवक, ऐसे बहुत सारे, अछूत की लड़की या समाज की चिनगारी, ये रघुनाथ चौधरी का एक नाटक है। तो जैसी जैसी समस्याएं उस समय देखने को मिल रही थी, सारे नाटककार अपने ज्ञान चक्षु खोलकर उन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हुए इसकी तरफ बढ़ रहे थे। इसी तरह पंत जी ने ज्योत्सना नाम से एक नाटक लिखा और उसकी भी बड़ी सराहना की गई और ये प्रतीक शैली का, जैसे प्रसाद जी ने कामना नाटक लिखा था, उसी शैली को पंत जी ने भी अपनाया और पंत जी ने सांसारिक अशांति तथा हिंसा संघर्ष को नाट्य की वस्तु बनाकर प्रस्तुत किया। मैथिलीशरण गुप्त ने भी अनग नाम से एक गीति नाटक 1928 में लिखा और उसकी भी प्रशंसा सराहना हुई। इसी तरह हम देख सकते हैं कि उदयशंकर भट्ट हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, इन्होंने गीति नाट्य, गद्य नाट्य इनका सृजन किया। कुछ हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक भी इस युग में लिखे गए, जिनमें गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, चोर के घर छिछोर, चाल बेढब, स्वामी चौखटानंद, ये 1919 से 1936 तक, यानी 19 से लेकर 36 तक क्रमशः इस प्रकार के नाटक भी गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने समय समय पर लिखे। कुल मिलाकर रंगमंच से संबद्ध नाटककार इस युग में तमाम देखने को मिलते हैं। यह युग नाटकों की समृद्धि और संपन्नता का युग था। संस्कृत युग के बाद भारतेंदु युग ने जो काम किया था, उस काम को गति अगर किसी ने प्रदान की तो वह प्रसाद युग ने की। सभी नाटककारों ने समाज को, इतिहास को, पुराण को, घटनाओं और पात्रों को केंद्र में रखकर समाज के सामने कुछ मानक प्रस्तुत किए, कुछ आदर्श खड़े किए और यह बताया कि हमें देश को स्वतंत्रता की ओर ले चलना है, तो आज किस तरह के साहित्य सृजन की आवश्यकता है। बहुत से नाटककार और भी हैं जिनका केवल नामोल्लेख कर दूं। सैयद अकबर हुसैन, मुंशी अब्दुल आरजू, कन्हैयालाल मिश्र, जमुना दास मेहरा, तुलसी दत्त शैदा, बलदेव प्रसाद मिश्र, आगा मोहम्मद शाह हश्र कश्मीरी और राधेश्याम कथावाचक, इन्होंने, इन साहित्यकारों ने भी समय समय पर नाट्य सृजन किया और उनका मंचन आदि भी हुआ। कुल मिलाकर प्रसाद युग में जो नाट्य सृजन हुआ वह सिलसिला आगे चलता रहा और आज भी चल रहा है। प्रसादोत्तर युग में चाहे वो मोहन राकेश हों, चाहे वो भीष्म साहनी हो, चाहे वो धर्मवीर भारती हो, या ऐसे दूसरे बड़े नाम हम ले सकते हैं, उन्होंने फिर नाट्य सृजन के माध्यम से इस परंपरा को न केवल सशक्त किया, न केवल मजबूत किया, बल्कि समय समय पर उनमें परिवर्तन करते हुए, समकालीन समस्याओं को, उन चुनौतियों को उसमें शामिल करते हुए इस परंपरा को समृद्ध किया। मैं समझता हूँ कि प्रसाद युग के नाटकों की ये सारी विशेषताएं आपके सामने रखी। आगे फिर हम प्रसादोत्तर युग में नाटक की गति क्या रही उस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। निश्चित हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन
इस मंथ नहीं, उसको अगले महीने में हम लोग किसी दिन उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर आपको इन्फॉर्म भी करेंगे मित्रों। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर पीसी टंडन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से जयशंकर प्रसाद के युग में किस तरह से हिंदी नाटक का स्वरूप रहा उसके बारे में हम लोग को बताने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।